नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में 4th चैप्टर शिक्षक स्वायत्तता व जवाबदेही और छात्र स्वायत्तता टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड लर्नर ऑटोनॉमी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं स्वायत्तता का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी। स्वायत्तता की धारणा प्राचीन काल या एशियंट पीरियड से ही दार्शनिकों की केंद्रीय चिंता का विषय रही है। यह धारणा सर्वप्रथम प्राचीन यूनान से आरंभ हुई और इसकी व्युत्पत्ति दो शब्दों जो कि यूनानी शब्द हैं ऑटो सेल्फ व नॉर्म्स रूल्स ऑफ लॉ से हुई है, जिसका अर्थ है वह जो स्वयं को अपने नियमों में शासित करे। वन हु गिव्स वन सेल्फ देयर ओन लॉज, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वायत्तता का अर्थ है अपने आप को नियमों में बांधना, अपने आप पर शासन करना स्वायत्तता कहलाता है। स्वायत्तता का अर्थ उस योग्यता से लगाया जा सकता है जो व्यक्ति दूसरों के कथनों या विचारों से प्रभावित होने की बजाय स्वयं या सेल्फ डिसीजन लेने या निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। अन्य प्रत्ययात्मक शब्द जैसे स्वतंत्रता, स्वपर्याप्तता, स्वसंस्कार, स्वशासन आदि शब्द इसके पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग उन राज्यों को वर्गीकृत करने हेतु किया गया जाता था जो स्वशासित संचालित हो रहे थे, लेकिन बाद में इस शब्द को व्यक्तियों की संपत्ति के रूप में समझा जाने लगा। आज स्वायत्ततावादी ऑटोनॉमी की धारणा या कंसेप्ट का दोनों ही अर्थों में प्रयोग होता है, परंतु फिलोसफर या दार्शनिक इसका तात्पर्य मुख्यतः व्यक्ति के गुण से लगाते हैं। स्वायत्तता की धारणा सबसे पहले प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट के कार्य से अस्तित्व में आई, जो स्वयं रूसो के लेखन कार्य से प्रभावित थे। यद्यपि रूसो ने स्वायत्तता शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनकी नैतिक स्वतंत्रता की धारणा ओबीडियंस टू द लॉ वन हैज प्रिस्क्राइब्ड टू वन सेल्फ की युक्ति के रूप में कांट की स्वायत्तता की समझ को स्पष्ट संकेतित करती है। कांट का स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का विचार स्वतंत्र होते ही नकारात्मकता धारणा से परे है, परंतु उनके अनुसार यह नियमों से बनकर कार्य करना है
और स्वयं को निर्णय शक्ति का अधिकार देना है। कांट की इस दार्शनिकता के अनुसार एक स्वायत्त व्यक्ति की अधिकारिता के साधन या सिद्धांत उसकी अपनी इच्छा के अनुसार होते हैं। इसके साथ ही स्वायत्तता ऑटोनॉमी प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करना होता है और अपने नियमों की स्वयं व्याख्या करनी होती है। इसका तात्पर्य है कि एक स्वायत्त व्यक्ति अपनी शक्ति और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होता है और केवल दूसरों के मूल्यों के अनुसार शासित नहीं होता, बल्कि अपने स्वयं के मूल्यों को निर्धारित करने में सक्षम होता है। अब जानते हैं ऑटोनॉमी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। विश्वविद्यालय स्वायत्तता यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का प्रश्न सबसे पहले 1904 में उजागर हुआ। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने यह व्यवस्था की कि सीनेट के बनाए हुए नियमों को सरकार घटा बढ़ा सकती है। यदि सीनेट निश्चित समय तक नियम बनाने में असफल रहती है तो सरकार नियम बना सकती है। इस अधिनियम या एक्ट ने कुलपति और सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को सौंप दिया। साथ ही कॉलेजों को संबद्धता देने या समाप्त करने का अधिकार भी सरकार को दे दिया। गोखले ने धारा सभा में इस अधिनियम की इन धाराओं की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालयों पर राज्य का नियंत्रण होगा। फेडरल आयोग या कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार के सबसे अधिक सरकार शासित विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी हैं। अतः आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय पर शैक्षणिक दायित्व बिना हस्तक्षेप के निभाने के लिए विश्वास किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अब जानते हैं टीचर ऑटोनॉमी या शिक्षक स्वायत्तता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दस्तावेज का भाग 9 शिक्षक और अध्यापक शिक्षा से संबंधित है, टीचर एजुकेशन से संबंधित है। इसमें अध्यापक के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया कि यदि किसी समाज के अध्यापकों से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि का पता चलता है, कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। अतः सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापकों को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वे शिक्षण और संप्रेषण या कम्युनिकेशन की नवीन और उपयुक्त विधियों का प्रयोग कर सकें और अपने समाज की समस्याओं के समाधान के लिए नए उपाय खोज सकें।
अतः अध्यापकों का चयन योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से किया जाए, जिससे वे अपने कार्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को सिद्ध कर सकें। शिक्षकों का वेतन और सेवा शर्तें उनके सामाजिक, सोशल और व्यावसायिक वोकेशनल दायित्वों के अनुरूप हो, जिससे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो सकेंगे। परंतु इन सभी बातों से भी अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक स्वायत्तता, टीचर ऑटोनॉमी, जिसका हम विस्तार से अध्ययन अब करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह ही शताब्दियों से पूरे विश्व में शिक्षा नीतियों द्वारा जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं या कमीशंस हैं, उनके द्वारा अनेक दायित्व डाले गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF 2005 द्वारा भी रचनात्मक उपागम पर बल दिया गया और शिक्षण अधिगम में बदलाव लाने का प्रयास किया गया, जिसने छात्रों को अपनी अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में बहुत स्वायत्तता या ऑटोनॉमी प्रदान की। तो ये था शिक्षक स्वायत्तता व जवाबदेही व छात्र स्वायत्तता, टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड लर्नर ऑटोनॉमी के अंतर्गत स्वायत्तता का अर्थ और टीचर ऑटोनॉमी। इससे आगे का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।